की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं राजनीति और समाज की कुछ खास खबरों के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार पॉलिटिक्स की, जहां सीएम पद को लेकर सियासी गोटियां बिछाई जा रही हैं। चिराग पासवान के एक पैतरे से सियासी हलकों में हलचल है। वहीं बात एमपी के मंडला में भोले भाले आदिवासियों के ठगे जाने की बात करेंगे। साथ ही एमपी के ही रतलाम जिले की पिपलौदा तहसील के एक स्कूल में मास्टर जी की प्रेरणादायक पहल ने लोगों का ध्यान खींचा है। इस पर खास रिपोर्ट मेरे साथ देखिए। और चलते चलते में हम करेंगे तंग एथलेटिक्स की, जो जूस का ठेला लगाने को मजबूर है। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। बिहार में विधानसभा गर्मियां तेज हो गई हैं। चिराग पासवान ने विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करने के लिए शाहबाद के आरा को चुना है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ही तय करेगी कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करने के लिए चिराग ने जिस इलाके का चयन किया है, एनडीए की वो दुखती रग है। बिहार का एक ऐसा इलाका है जहां बीजेपी के नेतृत्व वाला पिछला विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाया। ये खास रिपोर्ट देखिए। चिराग पासवान की सक्रियता से खलबली। बिहार चुनाव से पहले राज्य में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से बिहार के शाहाबाद में आने वाले आरा से जो संकेत मिले हैं वो प्रूफ है। बता दें कि हाल ही में यहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक आयोजन किया। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए चिराग ने कहा कि मैं बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार के लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। मैं अपने पिता के सपनों को साकार करूंगा और राज्य को बदलने के उद्देश्य से बिहार प्रथम बिहार पहले के लिए काम करूंगा। कहा, जब भी मैं कोई राजनीतिक फैसला लेता हूं तो राज्य और उसके लोगों के हित में लेता हूं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पासवान की बगावत के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को कम से कम 45 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आज हर कोई ये सोचने को विवश है चिराग पासवान केंद्र में मिले हुए मंत्री पद को छोड़कर बिहार की अनिश्चित राजनीति में क्यों आना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें मंत्री पद छोड़ने की जरूरत तो नहीं, पर यदि वाकई में उन्हें बिहार में विधायक बनकर राजनीति करनी है तो संवैधानिक मजबूरी होगी कि वे अपना मंत्री पद और सांसदी दोनों ही छोड़ दें। दो 2020 के चुनाव में एलजेपी की बगावत का क्या हुआ असर। 2015 में 71 सीटें जीतने वाली जेडीयू 45 सीटों पर सिमट गई थी। जेडीयू का वोट बैंक भी कम हुआ। लोजपा ने जेडीयू को शाहबाद के इलाके में 11 सीटों का नुकसान कराया था। इसका परिणाम ये हुआ कि शाहबाद में जेडीयू कोई सीट नहीं जीती थी। लोकसभा चुनाव में इस इलाके में महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। महागठबंधन आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट में जीत दर्ज की थी। वहीं औरंगाबाद का आधा इलाका भी शाहबाद में ही आता है। वहां भी महागठबंधन ने जीत की थी। लोजपा रामविलास ने लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से कोई भी शाहबाद इलाके में नहीं थी। क्या चिराग नीतीश के उत्तराधिकारी। बहरहाल बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की ताजा सक्रियता ऐसे संकेत दे रही है कि जैसे वो नीतीश कुमार की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो। ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है और चिराग के मन की बात भी। लेकिन पनघट की टक्कर यहाँ ज्यादा
है। बता दें कि ये सब यूं ही तो होने से रहा। निश्चित तौर पर ये बीजेपी की अगुवाई में बनी एनडीए की चुनावी रणनीति हो सकती है और ये भी जरूरी कि नीतीश कुमार से भी उनकी सहमति ली गई हो सकता है कुछ चिराग पासवान की निजी महत्वाकांक्षा की वजह से हो, लेकिन उसमें बीजेपी की तरफ से भी पीठ ठोकी गई है। ये तो साफ है, जरूरत तो बीजेपी को भी है और ये अब एक बढ़िया मौका है। फिलहाल ये सच है कि इन दिनों चिराग पासवान का टोन थोड़ा बदला है। पहले वो कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला उनकी पार्टी करेगी। चुनाव लड़ने के लिए सर्वे कराए जाने की बात भी कह रहे थे। अब कह रहे हैं कि बिहार से चुनाव लड़ेंगे और कहां से लड़ेंगे ये फैसला जनता करेगी। – 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या था गणित? 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर देखने को मिली। एनडीए में बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 43 सीटों पर जीत मिली थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर जीत मिली थी। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर जीत मिली थी। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर जीत हासिल की। सीपीआई, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, लिबरेशन ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 पर जीत दर्ज की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की। मोदी के हनुमान की महत्वाकांक्षा। आपको बता दें कि खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने ये भी बता चुके हैं कि वो बिहार में एनडीए को मजबूत करने में जुटे हैं और सभी 243 सीटों पर चिराग पासवान की मौजूदगी दर्ज कराने की भी कोशिश होगी। बहरहाल चिराग पासवान के हाल फिलहाल के बयान और उनकी राजनीतिक गतिविधियों में उनकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा भी देखी जा रही है। असल में ये उनके पिता रामविलास पासवान का ही सपना था। पिता के अधूरे सपने को चिराग पासवान पूरा करना चाहते हैं और ये संकेत तो पहले से ही मिल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चिराग पासवान ये काम अकेले दम पर नहीं कर सकते। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को चाहे कितना भी टारगेट क्यों ना किया जाए, पलटू राम या पलटू चाचा क्यों ना कहा जाए, चाहे कितनी भी उनकी छवि खराब क्यों ना हो, चाहे बार बार उनको क्यों ना कह कि अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार न भूतो न भविष्यति कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। जातीय राजनीति बिहार में एक ऐसा जिसका अपना जातीय आधार बहुत कम हो, वो अपनी काबिलियत के बल पर ही टिका हुआ है। दो राय नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अब तो सारी कवायद उत्तराधिकारी के लिए जाहिर है। चिराग पासवान को भी नीतीश कुमार का उत्तराधिकार तभी मिल सकता है जब वो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो। हालांकि बीजेपी के पास अपना कोई करिश्माई नेता है नहीं, ऐसे में ले देकर बचते तो पासवानी है और चिराग पासवान ने खुद को साबित भी किया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए पूरी तरह बर्बाद होकर भी 100% स्ट्राइक रेट दिखाया है। क्या होगी बीजेपी की सियासी चाल? ये ठीक है कि चिराग पासवान भी कह रहे हैं और बिहार बीजेपी के नेता भी बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को ही एनडीए का चेहरा बता रहे हैं, लेकिन अमित शाह की बात को भला कौन काट सकता है
और नीतीश कुमार के नाम पर अभी बीजेपी संसदीय बोर्ड की मुहर लगना तो बाकी ही है। बीजेपी के लिए गठबंधन सहयोगी क्या मायने रखते हैं, थोड़ा पीछे जाकर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा सकता है। चिराग पासवान खुद भी 5 साल पुराने भुक्तभोगी हैं। तेजस्वी यादव पर क्या होगा असर? ये तो पूरी तरह साफ है कि चिराग पासवान तो तेजस्वी यादव की राजनीति बुरी तरह प्रभावित होगी और बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए लंबा इंतजार और कड़ा संघर्ष भी करना होगा। तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव ऐसा मौका है जब नीतीश कुमार की उम्र और राजनीति दोनों ही ढलान पर हैं। जाति जनगणना भी होने जा रही है। बीजेपी की तरफ से कोई मजबूत दावेदार सामने नहीं आया है और सर्वे में मुख्यमंत्री पद के सबसे पसंदीदा चेहरा बन चुके हैं। अगर ऐसे हालात में चिराग पासवान को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है तो तेजस्वी यादव के लिए नए सिरे से शुरुआत होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। एमपी के मंडला में आदिवासी ठगे जा रहे हैं। उन्हें प्रलोभन देकर फर्जी कंपनियां लूट रही हैं। भोले भाले आदिवासियों के साथ हो रहे छल पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। मंडला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहां जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से भोली भाली जनता धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के झांसे में आकर सब कुछ गंवा बैठती है। आपको बता दें कि यहां के किसान ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसके कई मामले सामने आए हैं। पता चला है कि साइबर ठग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर किसानों के बैंक खातों से पैसे उड़ा रहे हैं। हम यहाँ पे महिलाओं की समस्या को लेकर आए हैं। ये यहाँ मंडला डिस्ट्रिक्ट बिछिया ब्लॉक और मोई ब्लॉक घुघरी ब्लॉक में ये बाहर की कंपनी वाले आके यहाँ ऑफिस डाल दिए हैं और गांव-गांव में फील्ड करते हैं ये ग्रुप बना के 10 लोग 15 लोग, और ये लोन देने की गुमराह करते हैं गरीबों के घर में जाके महिलाओं को, और इतने पैसे दो करके मतलब ठग के और पैसे ले जाते हैं। और वो पैसा वो लोन डालते हैं, पैसा 30,000 40,000 रुपये, और वो पैसा डालने के बाद अकाउंट में तुरंत पैसे ले लेते हैं। एल&टी और फ्यूजन कंपनी से, दोनों कंपनी से पैसे दिए हैं और वो अभी किस्त के समय आते हैं तो पटाते नहीं है। किस्त वाले हमारे घर में आके बैठ जाते हैं। कितना पैसा लिए हो आपने? एक में है 40 और एक में है 45। और 40-45 लेके आपने जब पैसा लिया है तो आपको तो पटाना पड़ेगा। तो वो पैसा लेके वो क्या नाम रहे उसके सुखचैन उद्दे लेके चला गया है पैसा, और अभी किस्त के समय आते हैं तो वो पटाते नहीं है। और मैं पटाऊंगा करके वो सबको एक खाते कंपनी से समूह बनवा लिया। आपको बता दें कि मंडला के बिछिया घुघरी ब्लॉक के हर एक गांव के कोने कोने में माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जालसा बिछा हुआ है। कंपनी के लोग आदिवासी महिलाओं को लोन देने के नाम पर गुमराह कर पैसे लूटकर भाग जाते हैं। बताया जा रहा है कि फिर उसी कंपनी का दूसरा व्यक्ति गरीबों के घर में पैसा लेने के लिए आता है और घर घर जाकर महिलाओं को परेशान करता है। इन कंपनियों के लोगों के द्वारा लोन लिए लोगों के घर ताला बंद कर देना, घर में विवाद करना, तो किसी के घर में मार देना इन लोगों के लिए आम बात हो गई है। वो लोन लिए थे साहब 40 हजार के, 5,000 हमने दे दें, 45,000 वापस ले लें और कह दें कि तुमने किस्त पटाल नहीं पड़े। जबरदस्त हमने दे नहीं या नहीं कि नहीं, कई बार गए नहीं, हम 2-3 बार मरतब तक भगवाए। हम कहाँ से पटाबू गरीब आदमी, हम नहीं लेन कह के, तब हम दे लें पैसा निकलवायन, 5,000 हमारे का छोड़ दें, 35,000 रख के चले गए। इन मामलों की शिकायत ग्रामीणों ने एसपी से की है। एसपी का कहना है कि ग्रामीणों ने बताया है कि 15 से 16 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो कि लोन दिलाने के नाम पर काम कर रहे हैं। बहरहाल मामलों की जांच की जाएगी। क्षेत्र की अनेक महिलाएं आई थी, उनके द्वारा कहना था कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के नाम पर लोग हमको आते हैं और एक अपना ऑफर देके लोन दिलवा देते हैं और फिर उस लोन चुकाने के पश्चात हमको लगातार हम लोग लोन के घेरे में गिरते जा रहे हैं। तो इन्होंने जो बिंदु दिए हैं उसमें लगभग 15-16 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ और अन्य फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं जिनके विरुद्ध इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। थानों को बताया जा रहा है कि इनके क्षेत्र में जो भी फाइनेंस कंपनीज आई हैं और ग्रामीणों का जो भी दस्तावेज कंपनी की तरफ से भी प्राप्त करें और इनकी तरफ से जो इनकी शिकायत है दोनों को चेक करें कि क्या सिर्फ लेन देन का मामला है या सही में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनके पैसे का दुरुपयोग करके इनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो शीघ्र ही इसका निराकरण वैधानिक तौर पे किया जाएगा। सर जिले में जो पहले से भी ऐसी कंपनियां जो पहले से फ्रॉड करती आई हैं
इन पर किस तरह से कार्रवाई की? इसमें जैसे कि इन्होंने जिन कंपनियों के नाम दिए हैं उनके जो लाइसेंसेज होते हैं कि वो माइक्रो फाइनेंस का काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी सब उसमें चेक किया जाता है। पूर्व में कोतवाली क्षेत्र में भी ऐसी शिकायत आई थी, तो उनके पास लाइसेंस था और उनके द्वारा पूर्व से कंपनी के ऑफर्स को बताया गया था। अगर किसी के द्वारा कुछ चीज़ों को छुपाया जाता है जो उनके एजेंट होते हैं और महिला के लोगों को लोन दिया जाता है तो उसके ऊपर उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से कोई भी अगर बिना लाइसेंस के यहाँ पे कार्य कर रहा है तो उनके विरुद्ध एफआईआर या अन्य वैधानिक कार्रवाई जो अपेक्षित है वो की जाएगी। जाहिर है आए मामले संगीन है, आदिवासी भोले भाले हैं, इसका यह मतलब कतई नहीं है कि उन्हें बेवकूफ बनाया जाए। जांच कराकर कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है। एमपी के मंडला से के न्यूज के लिए संवाददाता मनु की रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। तो ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से स्वागत है। अब स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को लेकर सकारात्मक रुझान मिले हैं। 14 से 16 आयु वर्ग के 70% बालकों के घरों में स्मार्टफोन है और 80% बच्चों को स्मार्टफोन के उपयोग का ज्ञान है। साथ ही 2022 से 2024 के बीच विद्यालयों में मध्याह्न स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। वहीं बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए रतलाम के मास्टर जी ने सकारात्मक ये खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में विकास के सोपान चढ़ती शिक्षा। 6 से 14 वर्षों के आयु वर्ग में स्कूल नामांकन दर 97 तक पहुंची। 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई। मुख्यमंत्री के प्रयासों से स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश का हब बनाने पर तेजी से अमल। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के ताजा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बच्चों के नामांकन, शैक्षणिक स्तर, डिजिटल साक्षरता और विद्यालय सुविधाओं में बढ़ोतरी। राज्य सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर बढ़ रहा प्रयास। ये है रतलाम जिले की पिपलौद तहसील, जहां मास्टर जी की प्रेरणादायक पहल लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि यहाँ एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक गणेश मालविया ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनोखी योजना की शुरुआत की है। दरअसल उन्होंने घोषणा की है कि जो भी विद्यार्थी इस साल पहली से 5वीं कक्षा में नया एडमिशन लेंगे, उन्हें उनकी ओर से प्रतिवर्ष 600 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। शिक्षक गणेश मालविया का कहना है कि निजी स्कूलों की महंगी फीस के कारण कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो वहीं शासकीय स्कूलों में सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाएं और सुविधाएं होते हुए भी मजदूर वर्ग के पालक अपने बच्चों को मजदूरी पर साथ ले जाते हैं, जिससे वो पढ़ाई से कट जाते हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि ये बच्चे शिक्षा से जुड़े रहें और शासकीय स्कूलों का रुख करें। तो सबसे पहला तो आपका धन्यवाद, आप पधारे, इसके लिए आपका स्वागत। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपने जो सवाल पूछा है उसमें बच्चों को लेकर के, क्योंकि मैं शासकीय शिक्षक हूं तो मेरा दायित्व बनता है कि मेरे विद्यालय में संख्या अधिक से अधिक बढ़े। और वर्तमान में एडमिशन चालू है तो कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के लिए मेरी जिम्मेदारी है। और मैं चाहता हूं कि पहली से 5वीं तक इस सत्र 25-26 में जो भी बच्चा नया एडमिशन, मैं उसके 50 रुपये महीने के हिसाब से छात्रवृत्ति दूंगा। सालाना 12 महीने की 600 रुपये साल की पड़ेगी और ये मेरी स्वेच्छा से मेरे वेतन से दूंगा। और ये प्रोत्साहन राशि रहेगी, बच्चा उसको कहीं भी खर्च करे। बाकी जो सरकार की योजनाएं हैं, मध्याह्न भोजन हुआ, ड्रेसें हुई, पुस्तकें हुई, जो भी आना वो सारी चीज़ें ये मेरे से बच्चों को प्रोत्साहन मिल रहा है। और विद्यार्थी जो प्राइवेट स्कूल की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो शासकीय स्कूलों की ओर भी आएंगे और यहाँ लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं। सर की ये योजना जो है प्रत्येक विद्यार्थियों को 50 रुपये प्रति महीने के हिसाब से जो छात्रवृत्ति वो प्रदान कर रहे हैं, मंथली जो है 600 रुपये हो रहे हैं। और बच्चों को ये प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वो शासकीय विद्यालयों की ओर बढ़े और अच्छे से यहाँ अध्ययन अध्यापन करें, क्योंकि सरकार इन विद्यालयों को चलाने के लिए कई सारी योजनाएं ला रही है। आपको बता दें कि इस आर्थिक प्रोत्साहन का उद्देश्य केवल एडमिशन बढ़ाना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े बच्चे को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। शिक्षक की ये पहल न केवल छात्रों और अभिभावकों को राहत देने वाली है, बल्कि एक बड़ा सामाजिक संदेश भी दे रही है। श्री सर माली सर ने जो योजना रखी बहुत अच्छी है और इसमें क्या
सबके जितने बच्चे सारे वो सरकारी स्कूल में प्रवेश लेंगे तो उनकी सरकारी सारी योजनाओं का उन्हें फ़ायदा मिलेगा और उनका आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, जिससे आसपास के जो भी लोग हैं वो भी इससे इंस्पायर होंगे और सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने का पूरा प्रयास करेंगे। और सर का प्रयास अच्छा है और ये मंथली 500 के साथ 660 के हिसाब से जो है वो 600 रुपये वार्षिक दे रहे हैं। और इसके हम भी आशा करते हैं ऐसे बच्चे स्कूल आए और सरकारी स्कूल का गौरव बढ़ाए। बच्चों को आदर सुधारने के लिए आया यहाँ पे। तो ये सर बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे स्कूल नए खुले है तो यहाँ हॉस्टल है जी, तो कभी सुविधा हो जाए तो अच्छी बात है। हमारे बच्चों को भी पहले दूसरी से कभी पढ़ाई मिलने बात कही है, सर की तरफ से भी एक राशि की योजना शुरू कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं जी? 600 रुपया के बोल रहे हैं आप? जी हाँ, 9th क्लास में एडमिशन है, लेकिन सर के बारे में सारे ने कार्य सुना और बहुत अच्छा लगा कि पर मंथ 50 रुपीज़ उनकी तरफ से जो गिफ्ट पहली से 5वीं तक का मिलेगा, इसके लिए बहुत अच्छे और सर को धन्यवाद। आपको बता दें कि गणेश मालविया की इस सोच की अब चारों ओर सराहना हो रही है। अभिभावक और अन्य शिक्षक इस कदम को सराहनीय बता रहे हैं। पहल न सिर्फ बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में है, बल्कि ये साबित करती है कि अगर शिक्षक ठान ले तो वो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मध्य प्रदेश के रतलाम से के न्यूज के लिए राहुल बैरागी की रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली रिपोर्ट की हम बात करते हैं। एथलेटिक्स में बड़े चांस हैं, लेकिन हालात विपरीत हैं। दरअसल पंजाब के फजीलका निवासी दीपक कुमार गन्ने की जूस दुकान चलाने को मजबूर है। उपेक्षा की ठेस लगने के कारण वो दुकान पर अपने मेडल उन्होंने टांग रखे हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। एथलेटिक्स में नेशनल चैंपियन रहा फजाल्का निवासी दीपक कुमार गन्ने के जूस की रेहड़ी लगाकर अपना गुजारा करने को मजबूर है। नेशनल और राज्य स्तर पर पहला मुकाम हासिल करने वाला यह शख्स मिनी सचिवालय के बाहर गन्ने के जूस की रेहड़ी पर अपनी कामयाबी के मेडल इसने टांग रखे हैं, जिस पर बाकायदा लिखा है कि जूस की रेहड़ी लगाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। मलाल इस बात का है कि जिंदगी में कामयाबी की इतनी दौड़ लगाने के बावजूद सरकार ने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे जीते हुए मेडल है, मैं अलग अलग मतलब स्टेट तो मेडल जीते हुए। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ? मैं जी 2020 ਚ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਥਲੈਟਿਕ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਵੈਂਟ 1500 ਮੀਟਰ ਤੇ 5000 ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਤੇ ਮਤਲਬ 16 골ਡ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗੇਮਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਓਪਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਮੈਡਲ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖੇਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਮੈਡਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਟਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕਰੇ। 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਜੀ। 2019 ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ 25 ਜੀ ਹੁਣੀ ਗੇਮ। ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਅਸੀਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਘਰੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਮਿਲੇ। मैं बहुत बारी ट्राई किया जी। मैं 6-7 बारी मतलब अलग अलग जॉब ਲਈ ट्राई किया जी, पर किते गल नहीं बनी जी। मतलब अजकल फ्रॉडबाजी ज़्यादा होंदी है जी। ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਹ 2019 ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਦਵਾਈ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤਾਂ 100 ਕੁ ਹੈਗੇ ਘਰੇ, ਬਹੁਤ ਪਏ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। एथलेटिक्स में नेशनल चैंपियन फजीलका के 22 वर्षीय दीपक कुमार, जो भोपाल, नागालैंड और पंजाब के कई राज्यों में नेशनल और राज्य स्तर पर 16 बार पहला स्थान हासिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि मजबूरी में मिनी सचिवालय के बाहर गन्ने का जूस बेच रहे हैं। दीपक कि इतने मेडल जीतने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली, इसलिए वह अपने मेडल को रेहड़ी पर सजाकर लोगों को यह संदेश दे रहे हैं
कि यह जूस बेचने वाला कोई आम नहीं है, बल्कि एक सफल खिलाड़ी है। वहीं उनके पिता चरणजीत का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे के खेल शौक को पूरा करने के लिए मेहनत की, लेकिन सरकार की बेरुखी से मायूसी छाई हुई है। सर गल एवें है जी, खेडां ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 80,000 ਜਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੇਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਉਵੇਂ, ਬਈ ਰੀਅਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੇਮ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਗੇਮ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੇਮ ਕਰ ਲੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਗੇਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਗੇਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਣਾ ਰੇੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ 200-300 400 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ, ਇਹ ਮਾमले 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਵੀ नहीं कर रही हैं, जीरो है सरकारें। होनहार खिलाड़ी की कहानी युवा प्रतिभाओं के लिए ठेस पहुंचाने वाली है। दरअसल सफलता के बाद भी रोजगार की समस्या बनी हुई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।